हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन चैप्टर। हैलो अल्केन्स वी हैव कंप्लीटेड। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हैलो अरीन्स। तो हैलो अरीन्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपने हैलो अल्केन्स अच्छे से पढ़ लिया तो हैलो अरीन्स तो बहुत आराम से हो जाता है। तो हैलो अरीन्स देखो क्या होता है। अगर कभी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हैलोजन ग्रुप आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन। या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरह से आपको कुछ दिख जाए, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो अरीन। तो कहने का मतलब ये है, हैलो अरीन वो हैलोजन कंपाउंड होते हैं विच शुड हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन इट। अगर एक बेंजीन रिंग है और हैलाइड बन रहा है कोई, हमारे पास कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन। तो उसको लिख देते हैं हम लोग कि द कंपाउंड्स हैविंग the halogen compounds बल्कि the halogen compounds having at least one benzene ring are called halo arenes। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके से करना है और इट्स वेरी वेरी इजी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इस चीज को कि जैसे मेरे पास है RX का IUPAC नेम क्या है, हैलो अल्केन। कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हैलाइड। हैलो अल्केन हो गया इसका IUPAC नेम और एल्काइल हैलाइड हो गया इसका कॉमन नेम। उसी तरह से अगर मेरे पास है बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी, तो हैलो अरीन, तो उसका हो जाएगा IUPAC नेम और एराइल, एल्काइल की जगह क्या आ जाएगा, एराइल हैलाइड हो जाएगा उसका कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम। सिंपल शब्दों में हैलो अरीन का मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप और अरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो ऐसा कोई भी हैलोजन कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक तो बेंजीन रिंग है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब पहले मैं तुम्हें थोड़ा इसमें कॉमन नेम के रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत % चांसेस रहता है कि जो आपके हैलो अरीन्स होते हैं उनके IUPAC की जगह कॉमन नेम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस आपको एक चीज़ याद रखना है। सिस्टम का ना जो कॉमन नेम का सिस्टम होता है उसमें मैं तुम्हें चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहता है वो कॉमन नेम का, ना कि IUPAC का। तो एक बार वो पढ़ लो, फिर हम लोग आगे IUPAC स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजाइल बहुत ज़्यादा इजी, इतना कुछ टफ है ही नहीं इस चैप्टर में। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, अब बहुत ध्यान से समझना। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये IUPAC का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम। बट कभी कभी ना ये वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नेम आ जाता है। जैसे नॉर्मली जो भी हमारे बोर्ड्स में ना नॉमेनक्लेचर आता है, वो ज़्यादातर मतलब 90% चांसेस ही रहते हैं कि IUPAC के हिसाब से ही वो नाम पूछेगा, या स्ट्रक्चर आपको जो नेम आते हैं वो भी IUPAC के आते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर बनाने मतलब IUPAC इंपॉर्टेंट है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे ये वाला, इसका कभी कभी कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है। तो मैं तुम्हें कॉमन सिस्टम समझा रही हूँ ये, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। जैसे मेरे पास है CH2Cl, तो ये जो पूरा ग्रुप होगा ना, ये बेंजाइल होगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम। IUPAC नहीं है, IUPAC हम आगे सीखेंगे। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजाइल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड, अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें RX2 वाला सिस्टम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डाइहैलाइड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे पास है CHCl2, तो ये वाला जो ग्रुप है, अब ये इस पूरे ग्रुप को, ये CH और ये जो फिनाइल की रिंग है मतलब बेंजीन की रिंग है, ये पूरा कहलाएगा आपका बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, इजी है, टफ तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगर बाई चांस हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए RX3, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजो ट्राइहैलाइड, क्योंकि अब 3 हैलोजन ग्रुप हो गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CCl3, तो ये वाला जो ग्रुप है अब ये बेंजो ग्रुप कहलाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड।
और ये पूरा का पूरा कौन सा सिस्टम बता रही हूँ मैं, कॉमन सिस्टम बता रही हूँ। मतलब अगर इस चैप्टर में से कॉमन सिस्टम देखो ना तुम, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। इन तीनों में से भी 99.9% चांसेस बेंजाइल के रहते हैं। ये दोनों तो पूछे भी नहीं जाते, अभी तक के जितने भी 10 ईयर हैं उसमें नहीं है इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन, तो यही आपको करना है। बेंजाइल क्लोराइड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, तो तुम्हें पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग है, बेंजाइल का क्या मतलब होता है ये, और क्लोराइड। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका स्टार्ट कर देंगे। तो मैं सिंपल से टफ की तरफ जा रही हूँ। अब मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर तुम्हें सिखा रही हूँ कैसे करना है सिंपल तरीके से। जैसे मेरे पास ये है क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, मन मन में बोलते रहो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और तुम्हें पता है 1 और 2, अब जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, वो एक चीज़ थोड़ा याद रखना ध्यान से, कि जैसे मेरे पास बेंजीन रिंग होती है ना, तो अगर कोई भी चीज़ 1 और 2 पोजीशन पे तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, O से डिनोट करते हैं। 1 और 3 पर है तो उसे बोलते हैं मेटा, M से डिनोट करते हैं। 1 और 4th पोजीशन पे है तो उसको बोलते हैं पैरा, और ये P से डिनोट होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन पर है, 1 और 2 पर है ना, तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलो अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, अगर हमें कोई मिल जाए। जैसे अब देखो बच्चे, जैसे हमारे पास ये है, नाम लिखने के इसको कई तरीके हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन, कुछ लोग इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल बेंजीन, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ ऑल द तरीकाज मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ जिससे मैं नॉमेनक्लेचर करती हूँ। तुमको और कोई तरीका आता है तो तुम बता दो, मुझे दिखा दो, हम चेक कर लेंगे सही है या गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट वो IUPAC के नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, पढ़ा है तुमने। टॉलिन की स्पेलिंग में गलत लिखती हूँ, चलो ठीक है, टॉलिन बोलते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ टॉलिन की स्पेलिंग मैंने गलत तो नहीं लिखी, नहीं सही लिखी हमने, हाँ, तो मेरे पास टॉलिन है। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो उसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोटॉलिन। आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो, कोई परेशानी इसमें किसी को, गुड। अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसको परेशानी है वो रिवाइंड फॉरवर्ड करके फिर से देख लो। अब जैसे मेरे पास है CH2Cl, मुझे इसका नाम लिखना है, तो अभी मैंने इसका कॉमन नेम बताया था तुम्हें, कॉमन नेम क्या था, बेंजाइल क्लोराइड। पर अगर वो पूछे कि राइट द IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, कि बेंजाइल क्लोराइड का भाई IUPAC नेम लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, क्लोरो। ठीक है, अब काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर H H H H H, तो यहाँ पर तो H नहीं है। अगर ये बनता C6H6 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, C6 है, 1 2 3 4 5 6, C6 है, और H कितना है, 1 2 3 4 5 ना, तो C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये पूरा ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप है। और एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, आप इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब मैं थोड़े और तरीके बता रही हूँ नॉमेनक्लेचर के। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखने में बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है, ट्राई करते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है। NCERT का क्वेश्चन है, तो पहले हम इस पूरे को ओपन कर देते हैं। तो ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूँगी नाम लिखने के लिए, बिकॉज वी हैव अ छोटा बोर्ड। तो ये बन जाएगा CH2 CH, और CH3 2 बार लिखा गया है, CH3 2 बार लिखा गया है। अब देखो ये दूसरा, पहला वाला तो CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 पूरी हो रही है, तो उसका मतलब ये वाला जो CH3 है वो किधर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, बन गया ये, कोई परेशानी, देख लो अच्छे से। CH2 फिर CH, फिर CH पर 2 CH3 लगे हुए हैं, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तभी तो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी होगी। और नीचे क्या है, Cl है। नाम लिखने के कई सारी तरीके हैं, जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरे को ईजी लग रहा है, सही नहीं ईजी लग रहा है, मैं वो अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बड़ा गंदा सा सब्स्टिट्यूशन है, बड़ी गंदी सी ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन हमारे पास क्या है, प्रोपेन का है। ठीक है, इतना पोर्शन हमारे पास प्रोपेन का हो गया, तो लिख दो यहाँ पर
कहाँ पर जगह मिलेगी, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ तक आ रहा है मेरा, ठीक है चलो। ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। अल्फ़ाबेट वगैरह कैपिटल स्मॉल बाद में सही करेंगे। अब इस प्रोपेन में मैं देखूँ तो नियरेस्ट कहाँ से पड़ रहा है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, जो मिथाइल ग्रुप है वो तो सेकेंड पोजीशन पे ही लग रहा है। आधा नंबर मिल गया तुम्हें, 2 मिथाइल प्रोपेन। बट अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये जो ब्रांच लगी हुई है, वो अगर मैं इधर से काउंट करूँगी तो तीसरे कार्बन पे लग रखा है, ये कुछ एलियन जैसा गंदा सा ग्रुप। और अगर मैं इधर से देखूँ तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम यहीं से प्रेफरेंस देंगे। ये Cl थोड़ा यहाँ पे लगा देती हूँ। तो इसका मतलब इस प्रोपेन के सेकेंड वाले कार्बन पे तो मिथाइल लगा था, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन पे कुछ लगा है, फर्स्ट पे कुछ लगा है। अब इस कुछ का क्या नाम है, इस कुछ का नाम है 1 2 3 4। 4 पोजीशन पे क्लोरो है और ये पूरा ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप। तो 4 क्लोरो फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर किसी बच्चे का ये 70% भी सही है तो मतलब उसने जंग जीत ली, क्योंकि थोड़े टफ वाले होते हैं। ये हमने क्लास 11th में जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, उसमें मैंने तुम्हें स्पेशल केसेस बताए थे जिसमें भयानक भयानक सब्स्टिट्यूएंट थे। ये वही वाली चीज़ है, उन्हीं बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ भाई सही भी है या नहीं है। 1 4 क्लोरो फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ध्यान से समझना। मेरे पास ये है, मुझे इसका नाम लिखना है। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा टॉपिक आ गया, इसका कैसे नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सी क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन पे कुछ अजीब सी चीज़ है। तो फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो और सेकंड पोजीशन पे कुछ अजीब सी चीज़, बड़ी सी होगी ना, यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद ये क्या है, बेंजीन है। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जो अजीब सी चीज़ है ना, हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा कि क्या है। तो ध्यान से समझना, ये वाला क्या पोर्शन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोप। और ये एज ए ब्रांच में लगा हुआ है तो प्रोपेन तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। जिन बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। 1-2 बातें पढ़ लेते हैं, वो यूज़फुल है। हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल पोलराइजेशन। अब देखो कंडीशनल पोलराइजेशन क्या होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ल्यूइस बेस और ल्यूइस एसिड, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे लगेगा। ल्यूइस बेस वो होते हैं, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। और ल्यूइस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग इसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे कंडीशनल पोलराइजेशन। तो ल्यूइस बेस को तो हटा दो, ल्यूइस एसिड को लेकर के चलो। तो मेरे पास एक ल्यूइस एसिड जिसका नाम है FeCl3, और क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अब होगा क्या, मान लेते हैं Cl2 है और है FeCl3। अब अगर मैं Cl2 का स्ट्रक्चर बनाऊं कैसा बनता है, तो Cl और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे दोनों के सेम तरह से इलेक्ट्रॉन को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, तब जाकर के हमारा Cl2 तैयार हुआ। अब इस Cl2 के सामने मैंने रख दिया क्या, FeCl3। अब जो FeCl3 है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। FeCl3 चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, जो FeCl3 है वो ल्यूइस एसिड है। ल्यूइस एसिड का मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अभी जो FeCl3 है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रखी है। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कंडीशनल पोलराइजेशन। कंडीशनल पोलराइजेशन का मतलब हुआ एक ऐसी कंडीशन बन रखी है जहाँ पर ये चोर इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है इसके बीच में इंड्यूस्ड डायपोल बन जाएगा।
इंड्यूस डायपोल का मतलब हुआ कि ये वाला क्लोरीन क्योंकि इसके बगल में है तो ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, साथ साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ड्रैग करेगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन का ड्रैग होना बता देती हूँ। इनिशियली पहले वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपने पास था, दूसरे वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास था, बट ड्यू टू कंडीशनल पोलराइजेशन FeCl3 के कारण से क्या हुआ, एक इंड्यूस डायपोल जनरेट हो गया। कुछ देर के लिए होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, और सिर्फ किन्हीं चीज़ों पे दिखाई देता है, जैसे Br2 FeBr3, Cl2 FeCl3 जनरली इनमें दिखाई देने को मिलता है, ठीक, या फिर Br2 FeCl3 इनमें भी दिखाई देने को मिलता है। तो होगा क्या, कंडीशनल पोलराइजेशन की वजह से जो ये सेकेंड वाला क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही ड्रैग करेगा, प्लस वो दूसरे वाले क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो FeCl3 है अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए। तो लास्टली थोड़ी देर के लिए, हाँ, फॉर सम सेकेंड्स बन जाएगा FeCl4 और आपका Cl+ बन जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, हमें Cl+ पे फोकस करना है। अब हमें पता है न्यूक्लियोफाइल वो केमिकल्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल वो केमिकल स्पीशीज होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा उस पे बच्चों कौन सा चार्ज होगा, खुद का, पॉजिटिव ही तो होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या जनरेट हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये पता नहीं क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ठीक है, और यहीं से हमारे पास पहली प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोग अब प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से होती है। अब रिएक्शन में आ जाओ। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, बुक्स में इतना मेंशन नहीं होता है, बट इसको इसी तरह से करो, बहुत ईजी पड़ जाएगा, और ऐसे ही होता है। अब आता है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं तो समझो बिल्कुल ध्यान से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोग एराइल क्लोराइड का क्या मतलब होता है, एंड या फिर और एराइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड बनाने के लिए यूज होती है। फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बना सकते, हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो ताकि कंडीशनल पोलराइजेशन हो जाए। तो बेंजीन ले लेंगे या फिर बेंजीन का कोई कंपाउंड ले लेंगे। हमेशा जब भी तुम किसी भी चीज़ की केमिकल रिएक्शन समझाते हो ना, तो हमेशा इजी तरीका लेके चलो, क्योंकि ऐसा कोई बोर्ड में रूल नहीं है कि टफ रिएक्शन लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ईजी रिएक्शन लिखोगे तभी भी पूरे मार्क्स लिखेंगे। इट शुड बी करेक्ट, दैट इज द मेन पॉइंट। तो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर हेलो बेंजीन, मतलब एराइल हैलाइड मिल जाएगा। और ये रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझो। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मेरे पास है बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ करवा देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब मैंने आपको बताया है कि FeCl3 क्या करेगा, FeCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में हमको यहाँ पर Cl पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, हमें लास्ट में क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ बेंजीन का, तो C और यहाँ पर क्या हो गया, H H H H H H। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर जो इस बेंजीन रिंग पर अटैच हो रहा था वो क्या अटैच हो रहा था, Cl+। तो ये जो Cl+ अटैच हो रहा होगा बेंजीन रिंग में, तो किसकी जगह अटैच हो रहा होगा, हाइड्रोजन की जगह। हाइड्रोजन भी मेनली H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H+ की जगह क्या आ रहा था, Cl+ आ रहा था। अब इसे हटा दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट H की जगह क्या आ रहा था, Cl आ रहा था। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो Cl+ बन रहा था, इट इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, इसने H+ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़, एक दो बार रिवाइंड फॉरवर्ड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमको या तो पैरा पोजिशन पे हेलो बेंजीन मिलेगा या फिर ऑर्थो पोजिशन पे मिलेगा। और हम लोगों को पता ही है ऑर्थो और पैरा में जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है, पैरा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, वो वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ऑर्थो वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है इतना। एक बार बच्चों फिर से रिवाइज कर देते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो इसमें होगा क्या, उसके बाद मैं डिटेल में बता देती हूँ तुम्हें।
ये मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास था Cl2, इसकी रिएक्शन जब FeCl3 के साथ होगी, FeCl3 ल्यूइस एसिड है और ये हैलोजन कैरियर की तरह वर्क करता है, क्योंकि इन दोनों में से एक हैलोजन को अपने पास कैरी कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, FeCl4 नेगेटिव बन गया प्लस Cl पॉजिटिव आपका बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं पहले तुम्हें सिंपल तरीका बता रही हूँ, फिर इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आगे बताएंगे। अभी आपको सिंपल तरीका ही अप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल ही आता है बोर्ड में, ये उन बच्चों के लिए जिनको बस सिंपल तरीका चाहिए। तो ये हमारे पास अब बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग होगी हमारी। अभी जो बेंजीन रिंग है, जब इसके साथ ये Cl पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इस पर, तो क्या बन जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl4 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका तैयार हो गया क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे बना दो पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई प्रॉब्लम, या ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। अब यहाँ से जो H निकला वो H और इस वाले Cl के साथ कंबाइन होगा, तो क्या निकलेगा, HCl और FeCl3 एज इट इज है आपका। ऑर्थो पैरा क्यों, सिंपल शब्दों में कोई पूछे, बिकॉज हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इस वजह से हैलोजन वहीं पर अटैक करेगा। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो गई, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो इसमें हमको दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक तो ऑर्थो पोजीशन में था और एक पैरा पोजीशन में था। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे मिलेंगे करेंगे, क्योंकि मिक्सचर की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो पैरा की सिमेट्री ज़्यादा है, इस वजह से पैरा का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो। तो डिस्टिलेशन कर दो, बॉयल कर दो इन दोनों को। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ऊपर आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरह से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। और क्वेश्चन ये आएगा फ्लोरोएल्केन क्यों, फ्लोरोएरीन क्यों नहीं बना सकते। फ्लोरोअरीन हम लोग इसलिए नहीं बना सकते, ये लो मैंने लिख दिया, स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा था। फ्लोरोअरीन हम लोग इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बनाना सेफ नहीं है। कहीं पता चला लैब उड़ गई पूरी की पूरी। ठीक है, कहीं पता चला तुम लोग फ्लोरोअरीन बना रहे हो और पूरी लैब में तुमने आग लगा दी, फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा, फिर हम आगे के केमिकल भी नहीं बना पाएंगे। और आयोडोअरीन हम लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आयोडोअरीन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। आयोडीन वो पता चला वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, बार बार रिवर्सिबल कर दे रहा है रिएक्शन को। तो इसीलिए सेफ साइड ये होती है कि इसकी मदद से हम लोग क्लोरो और ब्रोमोअरीन को ही बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये पहली प्रिपरेशन हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा आपके अमाइंस चैप्टर में है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन की पीछे की जो केमिस्ट्री है वो हम लोग अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाय सैंडमेयर रिएक्शन, देखो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए क्या करना है, ये आप प्रैक्टिकल में भी करोगे। अगर आपके स्कूल में करवाते होंगे प्रैक्टिकल अच्छे से, तो प्रैक्टिकल में करोगे ही करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रे ले लेंगे और ट्रे में आइस डाल देंगे। पहले हम लोग आइस बात बना रहे हैं, नहाना नहीं है इसमें। आइस बात का मतलब वो एक ट्रे में आइस है, ताकि हमारी जो रिएक्शन है उसको ठंडा मीडियम मिल सके, कम टेम्परेचर मिल सके। कुछ ऐसा करना है कि टेम्परेचर बस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, आइस बाथ में लगा देंगे। 2 हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल देंगे एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है आपका ये एनिलीन ले लेंगे हम लोग। बॉटल मिलती है बड़ी प्यारी सी कांच की, उसके अंदर पड़ा होता है, उसको डाल दो। ये हमने एनिलीन डाल दिया। और सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग 3 चीज़ें डालेंगे। एक का नाम है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे HCl, डाल दिया। तो पूरा का पूरा ठंडा एटमॉस्फेयर दे रखा है हमने, कम टेम्परेचर दे रखा है हमने। दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो, कुछ फर्क नहीं है, दोनों को मिक्स कर दो। तो देखो क्या बनेगा। अब मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। तो मेरे पास थी एनिलीन, ये एनिलीन थी, इसकी रिएक्शन में NaNO2 के साथ करा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगी और टेम्परेचर कितना रखना है हमें, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इससे एक्सीड होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए नॉर्मली हम लोग ये प्रैक्टिकल बच्चों को सर्दियों में कराते हैं और नॉर्मल ठंडा पानी ले लेते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट याद रख लेना फिलहाल के लिए। एक बनेगा N2Cl, एक बनेगा H2O और एक बनेगा NaCl। ये आपके 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें हमें इस पर ध्यान देना है कि ये क्या है।
अब इस पर आ जाओ। तो हमको जो मिला था वो मिला था बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन। ये बेंजीन, ये जो N2 वाला ग्रुप होता है, कहीं पर भी बेंजीन रिंग के ऊपर N आ जाए तो उसको एजो ग्रुप बोलते हैं। एजो, ठीक है, एजो मतलब नाइट्रोजन। तो और कितने नाइट्रोजन लगे हैं? 2। तो बेंजीन डाई एजोनियम, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, ये सब आगे के चैप्टर में आएगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इससे हमें क्या बनाना है? हेलो अरीन बनाना है। ये तो हमने यही बनाया। तो अब ध्यान से पढ़ते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या थी। बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। आपको यहाँ तक अगर याद है तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब ध्यान से समझना। अभी सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है? सैंडमेयर रिएक्शन कहती है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड ही ले लो, रिएक्ट्स विद कॉपर की क्लोराइड, कॉपर की ब्रोमाइड, देन क्या होगा? ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आ गई बात? इजी है। एक और चीज़ देखो फिर आगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर की क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, लिख लो आप, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और सैंडमेयर रिएक्शन में जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जब हमने ये बनाया था N2Cl, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो N2Cl बनने वाली प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। शायद आपने 11th में पढ़ा हुआ है डायएजोटाइजेशन, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लिया। अच्छा, अब एक और चीज़, अभी रिएक्शन में कितनी सारी झंझट है, पहले ये लेकर के आओ, फिर ये लेकर के आओ। तो एक आपके बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैटरमैन। तो उन्होंने अपनी रिएक्शन दी, उन्होंने बोला मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, ध्यान से समझना। उन्होंने सॉल्ट तो वही लिया N2Cl, पर यहाँ पर कॉपर की क्लोराइड की जगह इन्होंने कॉपर पाउडर ले लिया। ठीक है, कॉपर की क्लोराइड की जगह इन्होंने कॉपर पाउडर ले लिया और यहाँ पर उन्होंने HCl ही यूज़ करा। तो क्या हुआ? यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन गया और नाइट्रोजन गैस अलग हो गई। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। समझ में आ गया आपको? अब अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो कितना इजी तरीका है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, इसमें KI डाल दो, बहुत इजीली मिल जाता है KI हमें, और वार्म कर दो पूरे मिक्सचर को, आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी और साथ साथ में KCl मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब लास्ट प्रिपरेशन देखो कौन सी है। अब लास्ट रिएक्शन में क्या करें, फ्लोरोबेंजीन भी तुम्हें बना करके दिखा देते, तुम बोलोगे फ्लोरो तो कुछ बनता ही नहीं है। अच्छा देखो, अब अगर हमको क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट ले लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करेंगे। टेम्परेचर ठंडा ही रखना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अभी 273 से लेकर 278 केल्विन। बात वही पड़ रही है। तो होगा क्या, ये HCl आपका निकल गया, HCl निकाल दो, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो BF4 है इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N2BF4। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए ना, हमको तो फ्लोरोबेंजीन चाहिए। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ये देखो आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया, BF3 अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन का हो गया। चलो एक और रिएक्शन बता देती हूँ लास्ट आपको। लास्ट प्रिपरेशन देख लो, हमारे पास है हंस डाइकर रिएक्शन। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए तो उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और COOH की जगह AG आ गया तो वो बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और रिफ्लक्सिंग कर देंगे। रिफ्लक्सिंग मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि क्या होता है। तो हमको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, CO2 मिलेगा और AgBr मिलेगा। तो यहाँ तक हमारी प्रिपरेशन हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरीन्स। आज का टॉपिक बहुत ईजी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अरीन। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो हैलो अरीन्स होते हैं, मतलब जो बेंजीन वाले हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो एक रिएक्शन मान करके रखते हैं, ऐसे सोच लेते हैं, क्या पता हो पाए या ना हो पाए। मेरे पास ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर फिनॉल और KCl अलग हो जाएगा। यही पढ़ते थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि जब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें
हेलो अरीन में भी यही सारी रिएक्शंस पढ़नी है, तो हम दोनों को मिक्स क्यों नहीं करा, हेलो एल्केन और हेलो अरीन को। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना इसको। हेलो अरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हेलो अरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी हम लोग रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे ना कि ये बड़ी जल्दी से हो जाएगा, ये उतनी जल्दी होता नहीं है। इट विल टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल कंडीशंस एंड स्पेशल टेम्परेचर्स। अब क्वेश्चन आता है कि जो हेलो अरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 रीजंस बता रही हूँ, आपको यही 2 अप्लाई करने हैं, सबसे ईजी रीजंस हैं। तो अगर आप लोगों को मैंने ये वाली चीज़ 11th में भी समझाई थी कि अगर पूछा जाए आपसे कि ये पर्टिकुलर चीज़ कोई क्यों नहीं हो पा रही है, कोई ये बेंजीन वाला कंपाउंड ये फलाना चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा है, तो मैंने एक तुम्हें छोटा सा तुक्का बताया था कि लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर भी आपको यही लिखना है, रीजंस फॉर लेस रिएक्टिव नेचर, रीजंस फॉर लेस रिएक्टिव नेचर ऑफ हेलो अरीन्स। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बेचारे हेलो अरीन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते। तो 2 रीजंस पढ़ेंगे। पहला रीजन पढ़ेंगे जो सबसे इजी वाला है, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। पहला रीजन लिख लेते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, जगह नहीं बचेगी वरना। ड्यू टू रेजोनेंस। अब इस चीज़ को समझने के लिए क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग। क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 में से एक बॉन्डिंग में बिजी है, कितना बचा 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस तो आपने क्लास 11th में इतनी ज़्यादा कर रखी है। ये प्लस आ जाएगा क्लोरीन पे क्योंकि भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब और आगे इसको करते रहो, मैं सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर बना करके तुम्हें दिखा रही हूँ। जब तुम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट करते करते जो लास्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा तुम लोगों का वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इस कार्बन में से इस क्लोरीन को भागना चाहिए था, तभी तो OH इस पर अटैक करता। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें जो OH है उसको Cl को निकालना था और Cl की जगह पे उसे खुद लग जाना था। क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, इस वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अभी डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। ठीक है, हेलो अरीन्स में। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। पहला रीज़न क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना। रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दैट इज वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक the bond of carbon and halogen. That is why nucleophilic substitution reaction takes a lot of time in case of haloarenes. समझ में आ गई बात। अच्छा, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, ड्यू टू sp2 hybridized carbon of CX, ड्यू टू sp2 hybridized carbon of CX। अब इस चीज का क्या मतलब है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझाते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, और याद रख लो उसको। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्यों, अगर तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी इनके S कैरेक्टर के बारे में, तो sp3 में 25%, भाई S और p3 ये टोटल मिलके कितना बन रहा है, 100% कैरेक्टर शो कर रहा है अपना। S कितना होता है यहाँ पे 25% और P कितना होता है 75%। तो S कैरेक्टर यहाँ पर कितना है 25%। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 33.3 टोटल कितना हो गया 100, नियरली 100। तो इस वाले S का कैरेक्टर कितना हो जाएगा 33% S कैरेक्टर।
अब कुछ बच्चों के तो सर के ऊपर से गया होगा ये, तो वो ये याद रखें, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो s कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझो। अब जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो कुछ ऐसी सी कंडीशन बन गई थी हमारे पास, तो उसका मतलब ये हुआ, अब मैं अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो ये वाला जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अभी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये इस Cl पॉजिटिव को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। बात घुमा फिरा करके वही हो गई कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। इस कारण से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोरीन से बहुत स्लो होती है। तो पहला रीजन हो गया ड्यू टू रेजोनेंस और दूसरा हो गया ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ CX which increases the electronegativity of this carbon due to which the carbon pulls this Cl positive towards itself, और इसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और इस वजह से इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं तो गलत सेंटेंस हो गया, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा स्लो मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग रिएक्शंस पर आ जाते हैं। करेगा ये, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा पर थोड़ा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब कुछ रिएक्शंस पढ़ करके देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब आता है हमारे पास टॉपिक डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस की मदद से हम लोग फिनॉल का कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं। जो भी आपकी फिनॉल होती है, फिनॉल तो कितनी जगह पर यूज़ होती है, उसका अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग डाउस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या होता है आपका, दिस इज़ योर क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम लोग कॉस्टिक सोडा के साथ कराते हैं। अब भाई रेजोनेंस की वजह से रिएक्शन इतनी जल्दी तो होगी नहीं, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम स्पेशल कंडीशन। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन हम लोग क्या देंगे, हाई टेम्परेचर दैट इज 623 केल्विन और बहुत हाई प्रेशर दे देंगे दैट इज 300 एटमॉस्फेयर। तो होगा क्या, सबसे पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बहुत ईजी है, यहाँ से HCl निकाल दो। सबसे पहले ये HCl आपका निकल गया, और सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा, देखो बिल्कुल ध्यान से, ये फिनॉक्साइड ग्रुप ये फिनॉक्साइड आयन हो गया आपका। ठीक है, फिनो ऑक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड आपका ये हो गया, ये बन गया। अब ये जो आपकी ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन फिर से HCl के साथ कर दो। ये जो HCl निकला ना वही इसके साथ रिएक्शन कर देगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये आपका NaCl अलग हो जाएगा और आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये आप याद रखना, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो डाउस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर पर एट हाई प्रेशर। उसकी मदद से हम लोगों को सबसे पहले फिनॉक्साइड मिलता है विच इज़ अनस्टेबल, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर जो हमें फिनॉक्साइड मिला इसकी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवा देंगे, एज अ रिजल्ट हमें फिनॉल मिल जाएगा विद NaCl। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। अब आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग अपनी बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है, जैसे मान लो आपका NO2, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब इसकी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इनिशियली पढ़ा था कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर हम लोग इस बेंजीन रिंग में एक NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा तो एज अ रिजल्ट कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, इस पूरी बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। एज अ रिजल्ट कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक हो गया। अब ये रिएक्शन जल्दी कर लेगा। पहले जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो ये रिएक्शन नॉर्मल कर रहा था, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी रिएक्शन कराने के लिए। बट अगर यहाँ पर हम लोग NO2 ऐड कर लेते हैं तो NO2 ऐड करने की वजह से रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी और कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर ऐड करती हूँ, देखते हैं तब क्या हुआ। तो यही प्रोसेस हो रही थी, NOH के साथ रिएक्शन कर रहे थे। पहले टेम्परेचर था 600 आपका समथिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, 623 केल्विन के करीब था। बट अब यही वाली रिएक्शन 443 केल्विन में हो जाती है। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक और NO2 ग्रुप लगा देती हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, ये वाला बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो रहा है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपकी ये 368 केल्विन पर ही हो जा रही है, देखो कितनी जल्दी हो जा रही है। और अगर मैं एक और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूँ
तो इस रिएक्शन में तो आपको टेम्परेचर कोई भी प्रॉपर लगाने की जरूरत नहीं, हल्का सा गर्म करो, रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलो अरीन्स, तो आप ये बताओगे जब भी हम लोग अपने हैलो अरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 वगैरह ऐड करते हैं तो वो कार्बन और क्लोरीन का, मतलब कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी जल्दी हो जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जोड़ोगे अपनी रिंग में, उतना ज़्यादा जो रिंग है वो बेचारी कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को वीक करती रहेगी। एज अ रिजल्ट उतनी जल्दी जल्दी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एज ए कैटलिस्ट तो नहीं बोलेंगे, बस ये रिएक्शन को बूस्टअप करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप होता है ये इस रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, इस रिंग को स्टेबलाइज नहीं करता, डिस्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये भी आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा है एज फार एज आई नो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ले लेते हैं। मिक्सचर किसका होना चाहिए? एक तो एराइल हैलाइड होना चाहिए और एक आपका नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये आपका एराइल हैलाइड हो गया, ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा देंगे, जैसे नॉर्मल वुड्स रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जिस तरह से वुड्स रिएक्शन होती है ना, NaBr निकल जाता है यहाँ पर, जैसे 2NaBr निकल जाएगा और हमको एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाएगा। वो बेंजीन मिल जाएगा जिसमें एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों? टॉलिन मिल गया। ठीक है, ये वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गई। ये सारी नेम रिएक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछी जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या बोलता है? अगर मेरे पास दो एराइल हैलाइड है, जैसे एक ये Br हो गया, एक और ये और Br ले लो, यहाँ पर बात वही पड़ रही है, पोजीशन 1 2 है रेस्पेक्ट में, इधर भी 1 2 है रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर सोडियम डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? वही होगा बेटा, NaBr निकल जाएगा। ये मैंने आपको कन्वर्जन में सिखाया था। तो ये आपका, इसको प्रॉपर बना देती हूँ, ये आपका क्या बन जाएगा? ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं बायफिनाइल। ठीक है, वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक एराइल हैलाइड होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है। फिटिग रिएक्शन में दोनों के दोनों एराइल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, इजी है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। जैसे मेरे पास एक हैलो अरीन है, इस हैलो अरीन का रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर Br की जगह हाइड्रोजन ऐड करना है, तो उसका रिडक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर एल्यूमिनियम, और इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस करवा देंगे। तो एक H तो इधर आ जाएगी और दूसरी वाली H Br के साथ कंबाइन होकर के HBr आपका निकल जाएगा। ईजी है ये। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास और रिएक्शंस आती हैं। एक आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं? बेंजीन रिंग और ऊपर क्लोरीन, मतलब एराइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ का जो H है ये Cl के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर HCl आपका निकल गया। और ये जो CH3 है या तो ये ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा या फिर पैरा पर। तो ये जो आपका CH3 है या तो ये ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर ये जो आपका CH3 है ये पैरा पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो ये वाला आपका क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों बोला? इस प्रोसेस को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तभी इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पर हम लोग एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे? क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल नहीं, ये दो कार्बन है, इथा, और ये COCl है। मतलब अगर RCOCl हो जाता है तो उसका नाम कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पे दो कार्बन है तो इथानोइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एसाइल ग्रुप यही होता है आपका
COOX, ये वाला जो आपका ये एसाइल ग्रुप है। तो ये मेरे पास इथेनॉल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर ये जो एसाइल ग्रुप है ना, ये इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, ClCOOCH3 या फिर ClCOOCH3। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? आपको उसका नाम खुद बताना है कि क्या होना चाहिए। इसमें ऑब्वियस सी बात है, पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल में जो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, मेरे पास कोई भी हेलो अरीन है, अगर इसकी रिएक्शन मैं HNO3 के साथ करवा देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। इस चीज़ को हमने क्या बोला, नाइट्रेशन बोला। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हेलोअरीन ले लेंगे और हेलोअरीन की रिएक्शन करवाएंगे खाली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और उसको वार्म कर देंगे। तो क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H। ये भी हमने करा था, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट पोर्शन, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ये आप खुद लिख करोगे। ठीक है, इसमें ये वाला हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट क्योंकि पैरा पर है, और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। वो मैंने आपको खोल के बताया था कि ये कैसे ब्रेक होता है, कौन सी चीज़ किधर इंट्रोड्यूस हो जाती है, वाटर किस जगह पे निकलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। खैर, ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये सारी रिएक्शंस पूरी हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।